गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी AS19 रैपिड रिवीजन। ठीक है। सो आज के रैपिड रिवीजन में मैं आपको AS19 पूरा का पूरा कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगा, अपने हैंड रिटन समरी नोट से रिवाइज करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं अपनी क्वेश्चन बैंक से। समरी नोट्स की अगर बात करें या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट की बात करें, तो उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक फ्री रिसोर्स फोल्डर जो मैंने सबके साथ शेयर किया हुआ है, आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये फ्री रिसोर्स फोल्डर आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। फ्री रिसोर्स के अंदर ये सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का फ्री रिसोर्स फोल्डर, पहला फोल्डर है हैंड रिटन समरी नोट्स। जो भी मैं अभी रिवीजन कर रहा हूं वो मैक्सिमम यहीं पर आपको मिल जाएंगे, मैंने पहले ही अपलोड करके रखे हैं, ठीक है ना। दूसरा फोल्डर है मास्टर क्वेश्चंस, इनको छोड़ना मत, अगर अलग से टाइम निकाल सको तो ये मास्टर क्वेश्चन जरूर करके जाना। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस 2x लेवल पे पहुंच जाएगा। तीसरा चीज है, यहां पर रिवीजन का प्लानर मैंने पूरा डाला हुआ है, रैपिड रिवीजन का प्लानर, और इसी फोल्डर में मैं आज रात तक कंप्लीट बोथ ग्रुप एंड सिंगल ग्रुप स्टडी प्लानर भी डाल दूंगा। अदर देन दैट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी यहां पर डाल दी है। एवरीथिंग यू हैव एट वन प्लेस। क्या करना है, बस ये फ्री रिसोर्स फोल्डर अपने पास सेव करके रखना है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बात करते हैं, आज AS19 की। रूल आपको पता होना चाहिए, मैं आपका चैट नहीं पढ़ूंगा अभी, ठीक है। मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं देखूंगा, मैं आपका चैट नहीं पढ़ूंगा। लेट मी वंस कंप्लीट दिस इंटायर थिंग प्रॉपरली अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन। लास्ट में बाय बोलने से पहले मैं डेफिनेटली देखूंगा कि चैट में कोई डाउट्स वगैरह हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी चैट को बंद कर देता हूं। बच्चों AS19, अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैपिड रिवीजन के अंदर अगले 4 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज AS19 करने के बाद अब उसके बाद हम अमेलगमेशन करने वाले हैं और उसके बाद हम ब्रांच करने वाले हैं। तो बच्चों हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिन है कल का और परसों का, मतलब अगले 2-3 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेडी रहना है। हमें, अगर तुम लोगों को मेरे साथ अमेलगमेशन मजे से बेस्ट तरीके से रिवाइज करना है तो बस तैयार हो जाओ। कई सारे बच्चों ने ब्रांच की रिक्वायरमेंट डाली थी, तो ब्रांच भी बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को जरूर लाइक करके रखो, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो बच्चों AS19 लीजेस, सबसे पहले अगर मैं लीजेस की बात करूं तो लीजेस में डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन में लीजेस का मतलब क्या होता है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन लेसर एंड लेसी, एक लेसर और लेसी के बीच का एग्रीमेंट है, जहां पर जो लेसर है लेसर वो राइट टू यूज द असेट, वो असेट्स को यूज करने के राइट्स लेसी को ट्रांसफर करता है। तो लेसर कौन? जिसके पास असेट है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी असेट को ट्रांसफर कर रहा है लेसी के पास, और वो उसको अलाउ कर रहा है कि तू मेरी असेट को यूज कर, मैंने तुझे राइट्स दिए हैं, कुछ टाइम तक यूज कर, और उसके बदले तू मुझे कंसिडरेशन दे, जिसको हम बोलते हैं लीज रेंट। तो लेसर क्या कर रहा है? लेसर असेट को यूज करने के अधिकार ट्रांसफर कर रहा है लेसी को, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, ओके। नाउ कितने टाइप की लीज होती है? लीज होती है 2 टाइप की, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। शॉर्ट मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर इसको बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज मतलब शॉर्ट टर्म लीज, और फाइनेंस लीज मतलब लॉन्ग टर्म लीज। बट ऐसा ये एक पत्थर की लकीर नहीं है कि फाइनेंस लीज हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है, जो फाइनेंस लीज नहीं है। जबकि फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज इज अ लीज अंडर विच सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ असेट्स आर ट्रांसफर टू द लेसी। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं
कि विशाल सर ने अपनी कार मुझे जय सर को लीज पर दे दी। विशाल सर ने अपनी कार जय सर को लीज पर दे दी और कार की जो लाइफ है वो कितनी है 10 इयर्स की। विशाल सर ने अपनी 10 इयर्स की कार की जो लाइफ है वो कार मुझे दे दी लीज पर और मैंने सर से ये कार पूरे 10 इयर्स के लिए ले ली। चलो 9 इयर्स के लिए ले ली। अब मुझे बताओ, विशाल सर ने बोला कि जय फ्यूल तू भरवाएगा, इसकी सर्विस कार की तुझे रेगुलरली करवानी है, इंश्योरेंस का खर्चा रेगुलरली तुझे करवाना है, कल को कोई कार को सीरियस डैमेज हुआ तो सारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में तेरे से चार्ज करूंगा। मतलब सर ने सारा का सारा रिस्क मेरे ऊपर डाल दिया अलोंग विद द बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने सर से अगर लीज पर असेट लिया है तो ऑब्वियसली बेनिफिट अवेल करने के लिए लिया है। मैं कार को यूज करके अपने बिजनेस में बेनिफिट बढ़ाना चाहता हूं, पर साथ साथ सर ने मुझे रिस्क भी दे दिया। अब मुझे कार से रिस्क भी है, कार के बेनिफिट्स भी हैं, और ये थोड़े थोड़े बहुत नहीं है, पूरे के पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सर ने मुझे दे दिए। तो ऐसी लीज जहां पर मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाएं, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। सर मैक्सिमम भी कितना मैक्सिमम? 60%, 70%, 80%, 90%, वो भी धीरे धीरे पता चलेगा। और ऑपरेटिंग लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज, मतलब जहां ज्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए। जैसे आप मान लो कभी किसी हॉस्टल में रहे हो क्या? ठीक है, तो मान लो आप पढ़ाई करने गए, आप पुणे पढ़ाई करने आए, आपने हॉस्टल में आप रहे, तो हॉस्टल मतलब एक बिल्डिंग की लाइफ कितनी? कम से कम 30 इयर्स 40 इयर्स बिल्डिंग की लाइफ, और हॉस्टल के केस में तो और होती है। अब तुम कितना टाइम रहने आते हो? 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, चलो 1 ईयर। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, 1 ईयर तुम हॉस्टल का वो रूम यूज करोगे, तुम्हें 1 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। तुमने कोई ज्यादा नुकसान किया तो तुमसे उसके चार्जेस लिए जाएंगे, चलो रिस्क भी तुम्हारी, रिवॉर्ड भी तुम्हारे, पर कितने? 1 साल के, आउट ऑफ 30-40 इयर्स। तो क्या ये सब्सटेंशियल है? क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। तो ये कौन सी लीज हुई? ऑपरेटिंग लीज हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गई ऑपरेटिंग लीज, ये हो गई फाइनेंस लीज। जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मैक्सिमम ट्रांसफर होते हैं वो फाइनेंस लीज। फिर भी अब देखो, ये चीज एएस बनाने वालों को भी पता थी कि यार बस इतना लिखने से ये पता नहीं चल पाएगा कि फाइनेंस लीज कौन सी और ऑपरेटिंग कौन सी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एएस 19 के अंदर कुछ इंडिकेटर्स सेट किए, कुछ इंडिकेटर्स फाइनेंस लीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेट किए, और उन्होंने कहा कि इन 5 में से अगर कोई भी एक फीचर अगर हो रहा है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, तो माना जाएगा कि वो लीज जो है वो फाइनेंस लीज है। क्या है देखें, सबसे पहले ओनरशिप ऑफ असेट विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मान लीजिए विशाल सर ने जो मुझे कार दिया लीज पर, उसकी लाइफ तो 10 इयर्स की है, पर आपको पता है विशाल सर ने मुझे लीज पर जो कार दिया वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए दिया, और 2 इयर्स के लिए देने के बाद वो बोले कि जय 2 साल की लीज पर ले ले, और 2 साल बाद तू ये कार परचेज कर लेना, और 2 साल के एंड में, मतलब तू फर्स्ट ईयर का मुझे रेंट भर, सेकेंड ईयर का रेंट भर, और सेकेंड ईयर के एंड में तू कार की वैल्यू मुझे पूरी पूरी दे दे, और मैं तुझे कार की ओनरशिप दे दूंगा। ठीक है, एक बात बताऊं, ये क्या हुआ है एक्चुअली ना, कार तो मुझे विशाल सर से आज ही चाहिए थी, खरीदनी तो मुझे आज ही थी, पर एक्चुअली मेरे पास पैसे ज्यादा है नहीं, पैसों की कमी हो रही है। तो मैंने विशाल सर को एक ऑफर दिया कि सर कार तो अभी मुझे चाहिए, पर पैसे मेरे पास है नहीं, तो सर 2 साल बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो आप मुझसे पैसे उस टाइम पे पूरे ले लेना, पर अभी से ही आप मुझे कार रेंट पे दे दो, लीज पर दे दो। फिलहाल मैं आपको रेंट भरूंगा, और दूसरे साल के एंड में जैसे ही मैं आपको पूरा पैसा दे दूं, आप मुझे कार की ओनरशिप भी दे देना। तो अब मुझे बताओ, यहां पर लीज पीरियड कितना है? सिर्फ 2 साल का, पर उसके बाद का पीरियड भी तो मेरे पास ही आ रहा है। मतलब 2 साल असेट को कौन यूज करेगा? मैं। अगले 8 इयर्स भी कौन यूज करेगा? मैं। तो मैक्सिमम असेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास? मेरे पास। तो 2 साल की लीज होने के कारण भी, होने के बाद भी ये लीज फाइनेंस लीज मानी जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि फाइनेंस लीज इज नॉट ऑलवेज द लॉन्ग टर्म, ये कभी कभार शॉर्ट टर्म में भी फाइनेंस लीज होता है। तो अगर ऑटोमेटिकली लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लीज टर्म खत्म होने के बाद, तो मान लेना कि वो लीज पक्का पक्का एक फाइनेंस लीज है, ऑटोमेटिकली अगर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है ना, यहां पर भी एग्जांपल मैंने वही लिखा है।
इसको हायर परचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सेकंड थिंग इज, ये फर्स्ट के थोड़ा सा वैसा ही है। फर्स्ट में था कि ओनरशिप पक्का पक्का ट्रांसफर होगी, सेकंड में है कि विशाल सर ने मुझे कार खरीदने का ऑप्शन दिया है। लेसर हैज गिवन एन ऑप्शन टू द लेसी, विशाल सर ने कार खरीदने का ऑफर दिया है, जहां पर मैं लीज टर्म खत्म होने के बाद ये कार परचेज कर सकता हूं वेरी रिड्यूस्ड प्राइस पे। ये जो ऑफर है ना, सिर्फ विशाल सर ने बोला जय तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ये ऑफर है। अगर मैं मार्केट में इसको सेल करूंगा आफ्टर 2 years, आफ्टर 4 year, आफ्टर 5 year, तो उसको मैं सेल करूंगा सपोज 5 लाख में, मैं तेरे को दूंगा 3 लाख में, तो एट अ वेरी रिड्यूस्ड प्राइस। एंड इट इज सर्टेन दैट लेसी विल बाय, और मुझे लगता भी है कि हाँ हाँ ऑफर तो अच्छा है, मैं इसको बाय कर ही लेता हूं, ऑफर तो अच्छा है, मैं इसको बाय कर लेता हूं। कुछ आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज द वे कि हम इसको फाइनेंस लीज बोलेंगे। तो या तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए तो फाइनेंस लीज मानी जाएगी, या तो परचेज करने का ऑफर दिया जाए लेसी को एट अ वेरी रिड्यूस प्राइस, और ऐसा लगता है इट इज सर्टेन दैट लेसी विल अवेल द ऑप्शन, तो भी इसको फाइनेंस लीज माना जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी के पास जा रहे हैं। तीसरा, व्हेन द लीज टर्म कवर्स मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। मान लीजिए असेट की लाइफ है 10 years, असेट की लाइफ 10 years, और विशाल सर ने मुझे असेट को लीज पर दिया है मान लो 9 years के लिए, तो क्या मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर हो रही है? यस, तो भी माना जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है। सर मेजर भी कितना मेजर? परसेंटेज फॉर्म में, तो परसेंटेज फॉर्म में अगर तुम्हें कभी चेक करना पड़े तो वो हो जाएगा 75। वो क्या हो जाएगा? 75%। मतलब टोटल लाइफ कितनी है? 10 years। 10 years का 75% कितना हुआ? मिनिमम 7.5। तो अगर पूरी लाइफ का 75% लीज टर्म में कवर हो रहा है मिनिमम, तो मान लेना कि ये एक मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ कवर हो रहा है और ये एक फाइनेंस लीज माना जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद फोर्थ, व्हेन द असेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड मेड फॉर लेसी ओनली एज पर द लेसीज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 तो बहुत इजी थे। फोर्थ नंबर है, क्या लेसी को जो असेट दी गई है क्या वो लेसी के हिसाब से बनाई गई है? क्या वो कस्टमाइज की गई है लेसी के लिए? इफ द असेट इज प्रोवाइडेड एज पर लेसीज स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर असेट जो है वो कस्टमाइज्ड है, स्पेशलाइज लेसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है, तो भी इसको फाइनेंस लीज माना जाएगा। बिकॉज अगर लेसी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर बनाई गई है, लेसी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाई गई है, तो लेसर चाहेगा कि मैं पूरा कॉस्ट लेसी से रिकवर करूं। इमेजिन करो कि लेसी ने मेरे को बोला कि मुझे एक मॉडिफाइड कार बना के दो। मैंने मॉडिफाइड कार बनाने के पीछे बहुत अच्छा खासा खर्चा किया। अब मैं चाहूंगा कि भाई वो पूरा खर्चा मैं लेसी से रिकवर करूं। क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड कार है, लेसी 1, 2 साल, 3 साल यूज करके अगर मुझे एसेट वापस कर देगा और मैं कहीं मार्केट में किसी और को बेचूंगा दूंगा, हो सकता है शायद इतना इजीली ये एसेट सेल ना हो पाए। तो मुझे पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसकी मार्केट में मॉडिफाइड एसेट की मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है। तो बेटर है कि भाई मैं अपनी पूरी कॉस्ट, ये कौन बोल रहा है? लेसर बोल रहा है कि मैं अपनी पूरी कॉस्ट किससे रिकवर कर लूं? लेसी से। अब लेसी से जब वो पूरी कॉस्ट रिकवर करेगा तो लेसी तो वैसे ही उसकी जेब में पैसा नहीं है, तभी तो वो लीज पे ले रहा है। अगर उसकी जेब में पूरा पैसा होता तो वो तो एसेट एक बार में खरीद लेता। अब उसकी जेब में पैसा नहीं है तभी वो लीज पे ले रहा है, तो डेफिनेटली पूरी कॉस्ट रिकवर करने के लिए लीज टर्म को बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। और अगर एसेट की पूरी कॉस्ट एक तरीके से रिकवर मैं कर रहा हूं और लेसी को भी पता है कि मुझसे रिकवर की जा रही है पूरी कॉस्ट, तो लेसी बोलेगा भाई जब एसेट की पूरी कॉस्ट पे कर रहा हूं तो एसेट भी पूरी मेरी हुई एक तरीके से। इसीलिए माना जाएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कहीं ना कहीं लेसी के पास ही चले जाते हैं। ये एक बहुत ही इन डेप्थ इसका लॉजिक था जो आपको समझना चाहिए कि ये स्पेशलाइज नेचर के केस में हम फाइनेंस लीज क्यों मानते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने पढ़ा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए ओनरशिप, या तो लेसर ने लेसी को ऑप्शन दिया है बाय करने का, या तो लीज टर्म मेजर इकोनॉमिक लाइफ को कवर करे, या तो स्पेशलाइज नेचर की एसेट है लेसी के लिए बनाई गई है, और लास्ट
when the sum of present value of total lease payment is equal to or substantially covers the cost of the asset. मोरल ऑफ द स्टोरी वही है. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं असेट आज लीज पर ले रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि यार मुझसे तो एक तरीके से असेट की पूरी कॉस्ट वसूली जा रही है. आप इस चीज को बहुत ही बेसिक सेंस में सोचो, कॉमन सेंस में सोचो कि अगर आपको यह पता चले कि आपसे असेट की कॉस्ट के बराबर का पैसा रिकवर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंट, मतलब जो भी लीज रेंट आपसे लिया जा रहा है, आपसे उतना लीज रेंट लिया जा रहा है जिससे असेट की कॉस्ट आराम से कवर हो जाएगी या मैक्सिमम कॉस्ट कवर हो जाएगी, मिनिमम 90%. तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार मैं असेट का लगभग कॉस्ट पे कर रहा हूं, तो एक तरीके से भाई असेट को पूरी तरीके से यूज भी मैं ही करेगा, अधिकार है मेरा यार. जब मैं पूरी कॉस्ट पे कर रहा हूं तो असेट का तिया पाचा भी तो मैं ही करेगा ना. बस इस लॉजिक से सोचो कि अगर जो मैं लीज रेंट पे कर रहा हूं, अगर उस लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू कर करके टोटल असेट की आज की कॉस्ट वैल्यू रिकवर हो रही है, तो ये एक फाइनेंस लीज है. मतलब लेसी बोलेगा बॉस सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मेरे हैं, मैं असेट को खुल के यूज करेगा, मैं एक तरीके से असेट का ओनर हूं. अब इसको प्रूव कैसे करोगे? इसके लिए एग्जांपल देखिए. मान लीजिए आपकी असेट है, आपकी कार है 25 लाख रुपीस की, 25 लाख रुपीस की आपकी कार है जो कि आपको कॉस्ट पड़ रही है. मतलब अगर आप मार्केट में परचेज करोगे तो आपको 25 लाख रुपीस में मिलेगी, ठीक है ना, 25 लाख रुपीस में मिलेगी. पर आपने क्या किया? आपने यही कार खरीदी नहीं, आपने इसको लीज पर लिया. क्यों? आपने बोला यार लीज पे लेने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है कि आप इकट्ठा दे पाओ, तो आपने इसको लीज पर लिया, 5 इयर्स की लीज पर लिया. यूजफुल लाइफ कार की 15 इयर्स है, तो यार इकोनॉमिक लाइफ तो कवर नहीं कर रहा है मेजरली, तो थर्ड कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है. लीज टर्म कवर्स मेजर लाइफ ऑफ द असेट नहीं. एनुअल लीज रेंट आप कार के लिए कितना पे कर रहे हो? 6 लाख. अब आपको कितने बार पे करना पड़ेगा? 5 टाइम्स. 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 5 टाइम्स पे करना पड़ेगा. ओवरऑल आप 30 लाख पे कर रहे हो. ये 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू करो और चेक करो कि वो लगभग 25 के आसपास है क्या. तो हमने देखा 66666, इसका हमने डिस्काउंटिंग किया, डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया रहेगा, और जब आपने डिस्काउंटिंग किया तो ये हो गया 24,60,000, और कार की कॉस्ट कितनी है? 25 लाख. यार ये तो ऑलमोस्ट कवर हो गया. देखते हैं कितना परसेंटेज फॉर्म में. 2460 डिवाइड बाय 25 मतलब 98.4. अगर ये 90% भी कवर होता, मिनिमम 90, तो भी मानते कि बॉस कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये फाइनेंस लीज है. तो दिस इज अ केस ऑफ फाइनेंस लीज. तो चलिए अब आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से होता है. तो फाइनेंस लीज के ये 5 इंडिकेटर्स से. आई होप यू गॉट द पॉइंट. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं. देखो अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग नहीं बताई है, अभी तक मैंने आपको बताया कि कितने टाइप की लीज होती है, इन दोनों टाइप का मतलब क्या होता है, और फाइनेंस लीज आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी 5 कंडीशन है जिनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो फाइनेंस लीज माना जाएगा. ठीक है, डन. चलो उसके बाद अब बात करते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं. सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ द असेट. अगर ये टर्म आपको दिया जाए तो समझ लेना कि अगर असेट आप नया परचेज करोगे तो कितने का पड़ेगा, कितने का कॉस्ट का असेट होगा, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू ऑफ द असेट मतलब अगर बिल्कुल नया नवेला असेट मैं परचेज करूंगा मार्केट से तो कितने का पड़ेगा. डाउन पेमेंट सबको पता है, जब मैं असेट को लीज पर लूंगा तो इमीडिएट मुझे कितना पे करना पड़ेगा एज अ लेसी, और लेसर को कितना मिलेगा. इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब खर्चा, मतलब लीज पे लेने या लीज पर देने का खर्चा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अगर लेसी ये खर्चा करता है तो उसके लिए एक्सपेंस है, लेसर खर्चा करता है तो उसके लिए भी एक्सपेंस है. पर ये वन टाइम खर्चा होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ठीक है ना, लीगल चार्जेस, या फिर ब्रोकरेज, या फिर मैंने असेट लीज पर लिया तो मैंने मान लीजिए एक दुकान, एक शॉप मैंने लीज पर लिया तो मैंने उसका थोड़ा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया,
तो वो मेरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। ऐसा मैं लीज पर दे रहा हूं किसी को दुकान, तो मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा के देना पड़ रहा है, तो वो मेरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट एक एक्सपेंस होता है जो कि लेसी या लेसर के द्वारा किया जाता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। रेसिडुअल वैल्यू मतलब आप सब जानते हो कि भाई एंड में जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा या लाइफ खत्म हो जाएगी और अगर असेट को बेचा जाएगा लीज टर्म खत्म होने के बाद, तो कितना रिकवर हो सकता है, कितना एस्टिमेटेड अमाउंट रिकवर किया जा सकता है बाय सेल ऑफ असेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो असेट को सेल करके कितना रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अब मान लीजिए लेसर को लग रहा है कि 3 लाख रिकवर हो जाएगा। अगर मैं आज असेट को लीज पर दे रहा हूं 5 इयर्स के लिए, तो 5 इयर्स के बाद जब मुझे ये असेट वापस मिलेगी और मैं बेचूंगा मार्केट में, तो 3 लाख मुझे मिल जाएगा, उसका ये अंदाजा है। लेसी गारंटी दे रहा है कि सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2 लाख रुपीस की, कि आप मुझे बेचोगे ना तो मैं आपकी 2 लाख में खरीद लूंगा, गारंटी दे रहा हूं। उसको लगता है कि 3 लाख मिलेगा लेसर को, पर लेसी बोल रहा है कि देखो 3 लाख तो नहीं बनती सर, आप ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5 इयर्स के बाद अगर आप ये एसेट मुझे सेल करते हो तो मैं आपको 2 लाख तो ऐसे ही दे दूंगा। तो कितना अमाउंट गारंटी किया लेसी ने लेसर को? 2 लाख। तो कितना अमाउंट गारंटी नहीं हुआ है आउट ऑफ 3? 2 लाख गारंटी हुआ है, तो 1 का गारंटी नहीं है, जिसको बोलेंगे अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हमेशा फ्रॉम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसर। टोटल रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड, जीआरवी। चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। इसके अलावा जो डिस्काउंटिंग रेट होता है, तो डिस्काउंटिंग रेट के लिए आपको 2 टर्म सुनाई देंगे, इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज या फिर लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बहुत ही अजीबोगरीब नाम लग रहे होंगे, पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए रट लो, इसका मीनिंग भी अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। तो डिस्काउंटिंग रेट आएगा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज के नाम पे या फिर लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के नाम पे। अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, ठीक है? जस्ट गिव मी वन मिनट। अभी तक क्लियर है? डन है अभी तक? अब बढ़ रहे हैं अपन आगे। देखो जी, कितनी टाइप की लीज बताई थी? ऑपरेटिंग और फाइनेंस, ठीक है ना? और किसकी किसकी बुक्स में बात करेंगे अपन? लेसर की बुक्स, लेसी की बुक्स, दोनों की बुक्स में बात करेंगे। मतलब हमें 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज, लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज, लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज, लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज, ठीक है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज, ठीक है? और फाइनेंस लीज का मतलब लेसी को असेट के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ठीक है? तो लेसी को हम क्या मान लेंगे? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि फाइनेंस लीज के अंदर लेसी को आप एक तरीके से डीम्ड बायर की तरह मानो, कि माना जाएगा। अकाउंटिंग ऐसी करनी है कि लेसी एक आई थिंक अभी ठीक है, आई थिंक अभी ठीक है, ठीक है? मैं ये कह रहा था कि लेसी को तुम क्या मानोगे? एक तरीके से डीम्ड बायर। तो जो भी अकाउंटिंग होगी वो ये सोच के होगी कि लेसी क्योंकि बायर है, तो बायर असेट परचेस करेगा तो क्या एंट्री करेगा, ठीक है? तो असेट परचेस करने की एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट, असेट परचेज किया है तो असेट अकाउंट डेबिट, वैल्यूज बाद में।
असेट परचेज किया है तो असेट अकाउंट डेबिट। 2, क्या मैंने पूरा पैसा अभी के अभी दिया है? नहीं, मैंने सिर्फ डीपी दिया है, तो टू बैंक डीपी। पर उसके साथ साथ मैंने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी, कुछ खर्चा भी किया है, हाँ, तो टू बैंक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और बाकी पैसा मैं बाद में दूंगा, तो टू लीज लायबिलिटी, बाकी पैसा मैं बाद में दूंगा। तो लीज लायबिलिटी एक तरीके से लोन हो गया, लोन लायबिलिटी हो गया, जो लेसी बाद में देगा। तो लेसी ने आज असेट खरीदा, जिसके बदले उसने थोड़ा सा पैसा दे दिया, उसने बैंक के फॉर्म में आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और लीज लायबिलिटी, और लीज लायबिलिटी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? समझ में आया? नाउ द पॉइंट इज कि हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? तो डीम्ड बायर जो होगा, जो असेट रिकॉर्ड करेगा, असेट को रिकॉर्ड किया जाएगा लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। फेयर वैल्यू मतलब अगर आज मैं न्यू असेट खरीदता, सच्ची मुच्ची परचेज करता, तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ता। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मतलब जो भी मैं पे कर रहा हूं, थोड़ा 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 थोड़ा, उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे, प्लस आईडीसी को मैं असेट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। मतलब आईडीसी के दो इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब टू बैंक, डेबिट मतलब एक्सपेंस पीएनएल में नहीं, वो चला जाएगा असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आईडीसी विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड बाय द लेसी अगर वो फाइनेंस लीज है। तो अगर वो फाइनेंस लीज है, अगर वो लेसी है, तो आईडीसी वो असेट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। तो असेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर प्लस आईडीसी। एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक डीपी, टू बैंक आईडीसी, टू लीज लायबिलिटी। डन। अब सर ये एमएलपी कैसे निकलेगा? मिनिमम लीज पेमेंट। तो मिनिमम लीज पेमेंट में मतलब होता है कि मिनिमम से मिनिमम मुझे कितना पे करना है। मुझे डीपी पे करना है, मुझे एनुअल लीज रेंट पे करना है, और मुझे लास्ट में मैंने गारंटी किया है कि मैं 2 लाख तो पे करेगा ही करेगा, अगर मेरे को असेट मिल जाएगी तो मुझे वो पे करना है। तो डीपी प्लस एनुअल लीज रेंट प्लस जीआरवी मिलकर होते हैं एमएलपी। डीपी प्लस एनुअल लीज रेंट प्लस जीआरवी मिलकर होते हैं एमएलपी। ठीक है। अगर किसी का ऑडियो मैच नहीं कर रहा है ना, ऑडियो वीडियो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है ना, तो आप वीडियो को बंद करके वापस चालू कर देना। लाइव वालों से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड जो बच्चे ये रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। चलो, तो मिनिमम लीज पेमेंट में डीपी प्लस एनुअल लीज रेंट प्लस जीआरवी, डीपी प्लस एनुअल लीज रेंट प्लस जीआरवी। आया क्या समझ में मेरी बात? ठीक है, डन। चलो, तो ये आपने लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग की, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन असेट का कर दिया, और आपने बैलेंसिंग फिगर पे लीज लायबिलिटी को दिखा दिया। बैलेंसिंग फिगर पे आपने लीज लायबिलिटी को दिखा दिया। ठीक है। चलो, अब आते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मतलब ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। इनिशियली आपने असेट बुक कर ली, लीज लायबिलिटी बुक कर ली। अब फर्दर क्या करोगे? ठीक है, जैसे मान लो आपका यहां पर इनिशियल हो गया, फर्स्ट ईयर का मान लो एंड हुआ, तो यहां पर क्या ट्रीटमेंट होगा? यहां पर क्या होगा? तो सुनिए, बैलेंस शीट डेट पर मतलब ईयर एंड पे क्या क्या होगा? एक तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आपने लीज लायबिलिटी बुक किया है। आपने इन सबको प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू पे बुक किया है, पर पेमेंट तो आपको ज्यादा ही करना है, तो बाकी का अमाउंट आपको इंटरेस्ट के नाम पर मतलब फाइनेंस चार्जेस के नाम पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही ईयर एंड होगा, आप एंट्री पास करोगे फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ये फाइनेंस चार्जेस निकलेंगे कैसे? जो ये लीज लायबिलिटी था आपका बैलेंसिंग फिगर वाला, उसको आपने यहां रखा, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे, इन दोनों को कर दिया आपने प्लस। जो ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट किया, ये पेमेंट किया आपने लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ओपनिंग बैलेंस जिस पे आपकी लीज लायबिलिटी स्टार्टिंग में रिकॉर्ड हुई थी, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ, तो लीज लायबिलिटी बढ़ गई, देखो क्रेडिट,
यहां पर भी क्रेडिट, यहां पर भी क्रेडिट, और यहां पर भी क्रेडिट। ठीक है ना, यहां पर भी क्रेडिट। फिर जब पेमेंट किया तो लीज लायबिलिटी डेबिट, मतलब ये। फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग आ जाएगा, इंटरेस्ट निकलेगा और पेमेंट माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइनेंस चार्जेस निकालोगे, पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ईयर एंड पे आप डीम्ड बायर थे तो बायर चार्ज करेगा डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, डन। और ईयर एंड पे आपके पी एंड एल में एक तो ये फाइनेंस चार्जेस और एक ये डेप्रीसिएशन, ये चला जाएगा पी एंड एल में। ठीक है, तो ये चार चीजें हो जाएंगी, डन। तो ये था आपका फाइनेंस लीज। किसका? फाइनेंस लीज किसका था? ये लेसी का। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं ना एक आध कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं जो आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हालांकि उसका क्यूआर भी है, बट आपको अभी के अभी मैं डिस्कस भी करवा लेता हूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड टेकन मशीन ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके, लीज टर्म 4 years, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 20 lakhs। तो फेयर वैल्यू है 20 लाख, विच एवर इज लोअर करने में काम आएगा। लीज रेंट 625 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, 625 625 625 625 चार बार। जीआरवी ओके। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, तो यहां से हमें यूजीआरवी मिलेगा। हालांकि यूजीआरवी सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, अभी हम लेसी की बुक्स की बात कर रहे हैं। फिर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट मतलब डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट्स के फैक्टर भी दिए हुए हैं, तो आपको यही एग्जाम में यूज करने हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी की वैल्यू पूछ रहा है। लीज लायबिलिटी आपको पता है ना, बैलेंसिंग फिगर। अब ना इस क्वेश्चन में डीपी है ना इस क्वेश्चन में आईडीसी है, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है, आ जाइए। हमने सबसे पहले क्या बोला? हमने बोला भाई इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब पहली बार रिकॉर्ड करेंगे किस पे? लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी पहले निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी में क्या क्या आएगा? डीपी नहीं है, एनुअल लीज रेंट 625 और जीआरवी। तो एनुअल लीज रेंट में 625 इंटू 2.855, ये 2.855 कैसे आया? 2.855 1 2 3 4, चारों साल का टोटल, क्योंकि एवरी ईयर मुझे पेमेंट करना है 625 625 625, तो इन चारों डिस्काउंटिंग को ऐड करके मैंने पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और फोर्थ ईयर के एंड में जीआरवी को मैंने फोर्थ ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ ईयर के एंड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा present value of MLP. Now this is the present value of MLP. This is the fair value which was given. Whichever is lower, the lower becomes 1855 850. Done. तो इस पे आपकी असेट रिकॉर्ड होगी। डन। तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट 1855, टू बैंक डीपी नहीं है, टू बैंक आईडीसी नहीं है, तो टू लीज लायबिलिटी 1855, तो 1855 ही लीज लायबिलिटी हो जाएगी। तो कंक्लूजन, असेट शैल बी रिकॉर्डेड एट 1855 850, और लायबिलिटी भी उतना ही रहेगा। अब जितने पे लायबिलिटी होती है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, क्योंकि वो हमसे मांग रहा है कि लायबिलिटी निकालो, तो हमने चारों साल की लायबिलिटी निकाल ली। तो लायबिलिटी ओपनिंग, इसके ऊपर डिस्काउंटिंग रेट कौन सा था आपका? डिस्काउंटिंग रेट क्या था आपका? 15%, तो 15% से इंटरेस्ट चार्ज किया, फर्स्ट ईयर में पेमेंट किया, क्लोजिंग बैलेंस। सेकेंड ईयर का पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज किया, क्लोजिंग बैलेंस। थर्ड ईयर का पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज किया, क्लोजिंग बैलेंस। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, अब आप सुनो, फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। फोर्थ ईयर आपका लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में आप क्या करना? आप क्लोजिंग बैलेंस को 0 कर देना, और पेमेंट में आपका क्या क्या आएगा? लास्ट ईयर की एनुअल लीज रेंट और जीआरवी। तो टोटल जब आप पे कर दोगे, ये 0 है, ये ओपनिंग आपने यहां से लिया क्लोजिंग से, तो भाई दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, डन।
तो सिंपल सा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है भाई, बहुत ही बेसिक है। असेट को रिकॉर्ड करो, ईयर एंड हुआ तो जो लीज लायबिलिटी थी एक तरीके से लोन था, तो लोन पे इंटरेस्ट बुक करो। रीपेमेंट ईएमआई चुकाओ तो रेंट का पेमेंट करो और क्लोजिंग बैलेंस निकालो। असेट जो बुक किया था उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। सिंपल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइनेंस लीज की पर बुक्स ऑफ लेसर। बुक्स ऑफ लेसर, लेसर की बुक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेसर की बुक्स की बात कर रहे हैं। बुक्स ऑफ लेसर, बुक्स ऑफ लेसर, डन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़े से टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा है, ध्यान रखना। एक बार बुक्स ऑफ लेसर हो गया ना, बस तुम्हारा AS19 80% ना 75% तुम्हारा AS19 खत्म। सच्ची बोल रहा, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइनेंस लीज, चलो अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। ये वाले सारे टॉपिक्स मैं लाइव ले रहा हूं। इनके अलावा बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिंक मैंने यहां डाली हुई है। AS2 रैपिड रिवीजन डला हुआ है, 13, 17, 11, 12, 22 ये सबका रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट डला हुआ है। इन सबका रैपिड रिवीजन नहीं है, पर इन सबका मैराथन लेक्चर है। और बिलीव मी, मैराथन लेक्चर आप जब देखोगे तो आपको फील नहीं आएगा कि सर ने बहुत ही भगाया है। आपको फील आएगा यार ये तो रैपिड रिवीजन की तरह है, बिकॉज ये बहुत ही छोटू छोटू टॉपिक्स हैं। 1, 4, 5, 19, 17, 18, 23, 24, 27 फ्रेमवर्क। तो इनका भी मैराथन का प्लेलिस्ट है, जो आपको डिटेल में, मतलब जो जो रिक्वायर्ड स्पीड होना चाहिए। डिटेल मतलब अगर कोई पहली बार रिवीजन कर रहा है उस टॉपिक का, पहली बार रिवीजन, मैंने बोला पहली बार पढ़ नहीं, रिवीजन कर रहा है, तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। इन द सेम वे बायबैक, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मैराथन के अंदर जो पहली बार रिवीजन कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट मैंने यहां रखे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, लेसर की बुक्स। लेसर की बुक्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज लेसर की बुक्स की बात करते हैं। लेसर, लेसर कौन? जो असेट दे रहा है, जिसने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दिए हैं। तुमने लेसी को क्या माना था? डीम्ड बायर। तो लेसर को क्या मानोगे? डीम्ड सेलर। डीम्ड सेलर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए नालायकों। लेसर को क्या मानोगे? डीम्ड सेलर। ठीक है, डीम्ड सेलर, डीम्ड सेलर। अब जीआईएल, जीआईएल और यूजीआरवी, कुछ टर्म्स हैं, प्लीज सुन लीजिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है, प्लीज सुन लीजिएगा। जीआईएल, जीआईएल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जीआईएल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जीआईएल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। एक्सपेक्टेड रिकवरी, जीआईएल का मतलब होता है जिसमें एमएलपी आ जाए। सर एमएलपी का मतलब क्या था, याद है आपको? एमएलपी में डीपी मिलेगा, एनुअल लीज रेंट मिलेगा। लेसी ने मुझे गारंटी किया है कि वो मिनिमम से मिनिमम 2 लाख तो देगा ही देगा। तो ये पोर्शन एमएलपी में आ गया। तो लेसर क्या बोल रहा है कि एमएलपी मतलब जो मुझे लेसर से मिलेगा ही मिलेगा, पर क्या मुझे इसके अलावा भी कुछ मिल सकता है या फिर एक्स्ट्रा मिल सकता है? द आंसर इज यस, विच इज कॉल्ड यूजीआरवी। विच इज कॉल्ड यूजीआरवी, विच इज कॉल्ड यूजीआरवी, विच इज कॉल्ड यूजीआरवी। आई बात समझ में? तो एमएलपी प्लस
यूजीआरवी, एमएलपी प्लस यूजीआरवी, इसको बोलेंगे जीआईएल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। शॉर्ट में इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिकवरी, लेसर को ओवरऑल कितना पैसा रिकवर होगा। सर हम ये क्यों ले रहे, लेसर को लगता है कि मुझे जीआरवी से ज्यादा ही पैसा मिलेगा लास्ट में। होता है ना कई बार कि आज लेसी बोल रहा है 2 लाख देगा, पर मुझे पता है कि 2 लाख नहीं, मैं 3 लाख रिकवर कर लूंगा। लेसी से नहीं तो किसी और से सही, लेसी को नहीं बेचूंगा, किसी और को बेचूंगा, या लेसी अपनी ही ऑफर प्राइस बढ़ा देगा, तो ठीक है, पर मुझे पता है आगे चल के मुझे रिकवर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कितना रिकवरी होगा, दैट इज कॉल्ड जीआईएल। जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो उसको बोलते हो एनआईएल। क्या बोलते हो उसको, एनआईएल। ठीक है, तो जीआईएल का प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनआईएल, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। अब ये जो एनआईएल है ना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग इस पे होगी। एनआईएल इज इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग इस पे होगी। तो एनआईएल, मैं इस पे 2 मिनट एक पेज ऐड करूंगा। ये जो एनआईएल है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, एनआईएल, ये आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। तुम्हें मौका मिले तो तुम भी लिख लेना। हाउ टू कैलकुलेट, ये तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आइदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, just give me 1, give me, come on. Just a minute now. हाँ, यस। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस एनआईएल, एक तरीका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरवी। दूसरा तरीका फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, प्लस आईडीसी। यहां गलती से माइनस आ गया है, तुम्हारे पास भी अगर माइनस लिखा हुआ होगा तो प्लीज उसको प्लस कर देना। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका एनआईएल निकालने का, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। सर हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अगर तुम्हें एमएलपी यूजीआरवी दिया हुआ है तो ऑफकोर्स तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनआईएल निकाल लोगे। पर अगर तुम्हें मान लो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता, पर तुम्हें क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये दोनों वैल्यूज को ऐड भी कर लोगे तो भी तुम्हारा एनआईएल आ जाएगा। मतलब ये ना एक जुगाड़ू मेथड है, जुगाड़ू, ठीक है, डन। ये एक जुगाड़ू मेथड है, क्लियर। चलो ओके, अब क्या जीआईएल एक तरीके से कितना पैसा मिलेगा वो था, पर प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में नहीं था। एनआईएल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा इंटरेस्ट ही आता है, तो उसको बोलेंगे फाइनेंस इनकम। क्योंकि अभी तक हमने फाइनेंस इनकम कमाई नहीं है, धीरे धीरे रिकॉर्ड करेंगे, तो जीआईएल और एनआईएल को जब माइनस करोगे, जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो उसको बोलोगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। जैसे जैसे रिकॉर्ड करते जाओगे ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कम होता जाएगा, ठीक है। हल्का सा टेक्निकलिटी है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स के सहारे रहना चाहते हो या तुम सच्ची मुच्ची
चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जैसे मैंने तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड लीज को सिंप्लीफाई करके बोला कि यार लेसर को क्या लगता है कि मुझे ओवरऑल कितना पैसा मिलेगा ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द लीज, कितना मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रिकवरी। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, मतलब एनआईएल। अब मैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोल रहा हूं कि भाई जीआईएल और एनआईएल का डिफरेंस, मतलब जो मुझे फ्यूचर में इनकम होगी, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम खत्म होती जाएगी। अनअर्न्ड मतलब अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लेसर की अकाउंटिंग समझते हैं, ठीक है ना। अब हम लेसर की अकाउंटिंग समझते हैं। लेसर कौन? डीम्ड सेलर। तो सेलर क्या करेगा? असेट को सेल करेगा। असेट को सेल करेगा तो टू असेट, तो टू असेट। उसकी बुक्स में असेट किसी न किसी बुक वैल्यू पर थी, तो ये बुक वैल्यू पर चली गई, ठीक है। जब वो असेट को सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा? पैसा, पर पूरा नहीं मिलेगा, सिर्फ डीपी मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डीपी। बाकी का बाद में मिलेगा, तो रिसीवेबल मतलब डेटर, तो लीज रिसीवेबल। जैसे लीज लाइबिलिटी बुक कर रहा था लेसी, एक तरीके से लेसी के लिए लोन था, लोन लाइबिलिटी, तो लेसर के लिए लोन एडवांस हो गया, मतलब मुझे लेसी से पैसा लेना है, रिसीवेबल। आया समझ में? वहां लीज लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट निकल रहा था, यहां लीज रिसीवेबल के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, बाकी सब लगभग लगभग सेम है। ईयर एंड आया, ईयर एंड पे लीज रिसीवेबल के ऊपर इनकम निकालूंगा मैं अपनी, लेसी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहा था, मैं लेसर हूं, मैं इनकम निकालूंगा, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, ठीक है, डन। लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम मतलब बीच का वैल्यू डिफरेंस जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, मुझे पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। फाइनेंस इनकम टू पीएनएल, ये जो फाइनेंस इनकम थी ये पीएनएल में चली गई। डेप्रिसिएशन अपन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि अपन तो सेलर हो गए, और इंटरेस्ट को हम उसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे जिस फॉर्मेट में हम इंटरेस्ट को लेसी की बुक्स में कैलकुलेट कर रहे थे। आइए मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 202 पे आ जाओ। प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: फेयर वैल्यू, लीज टर्म, लीज रेंटल पर एनम, जीआरवी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब डिस्काउंटिंग रेट, उसके फैक्टर्स, ठीक है। एसर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, हम सारी चीजें निकाल लेंगे। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, वैसे भी अगर वो तुमसे पूछे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम तो फॉर्मूला क्या होता है? जीआईएल माइनस एनआईएल। जीआईएल माइनस एनआईएल किसके यहां पर देखते हैं? लेसर में। अब आप मुझे बताइए, ये फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज के अंदर लेसर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जीआईएल चाहिए, तो जीआईएल में क्या आता है? एमएलपी प्लस यूजीआरवी। तो एमएलपी में क्या आएगा? डीपी, डीपी डाउन पेमेंट प्लस एनुअल लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट कितना है? 8 लाख। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 40 लाख, प्लस जीआरवी मतलब 1.6 लाख। उसके अलावा यूजीआरवी अलग से आएगा जो कि टोटल रेसिडुअल वैल्यू में से गारंटीड माइनस हुआ, तो ये आएगा 1.4, ठीक है। तो एमएलपी और यूजीआरवी, एमएलपी और यूजीआरवी, ठीक है, एमएलपी और यूजीआरवी, डन। अब एमएलपी और यूजीआरवी कुल मिला के क्या बन गया आपका? जीआईएल। मतलब लेसर को लगता है कि मुझे ओवरऑल 43 लाख रुपीस मिलेंगे, 43 लाख रुपीस मुझे मिलेंगे ओवरऑल। आज के फॉर्म में अगर मैं असेट आज ही सेल कर देता, आज ही मैं अगर असेट सेल कर देता तो मुझे कितना मिलता? तो मुझे कितना मिलता? तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। चलिए प्रेजेंट वैल्यू, तो डीपी है ही नहीं, एनुअल लीज रेंट 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, डिस्काउंटिंग फैक्टर का एन्युटी फैक्टर कर दिया, 1 2 3 4 5, एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जीआरवी मिलेगा फिफ्थ ईयर का फैक्टर, यूजीआरवी फिफ्थ ईयर का फैक्टर, मुझे कुल मिला के आज के हिसाब से मुझे अगर असेट सेल करनी पड़ जाए तो 28,30,920 मिलेगा।
28,30,920 मुझे मिलेगा आज के हिसाब से। दिस इज माय NIL। तो मैं अगर सेलर होता, अगर मैं आज असेट को सच्ची मुच्ची सेल करता तो इतने पे सेल करता, इसीलिए मैं एंट्री भी इतने पे करूंगा। आई बात समझ में? लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं सेलर सच में सेल करता तो इतने में करता, तो बस इतने में ही कर रहा हूं। लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे इतना पैसा चाहिए आज के फॉर्म में। अरे मुझे तो इतना मिल रहा है ना, सच्ची मुच्ची तो मुझे 43 लाख मिल रहा है, क्योंकि अच्छा इतने में सेल कर रहा हूं पर मिल इतने में रहा है, मतलब क्योंकि मुझे धीरे धीरे पैसा मिल रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब मनी की वैल्यू है। अगर मैं आज बेच के आज रिकवरी कर लूं तो मुझे 28-30 चाहिए, पर क्योंकि लेसी मुझे धीरे धीरे पे कर रहा है तो मैं लेसी को बोल रहा हूं भाई मुझे ओवरऑल 43 लाख लगेंगे। तो बीच का अमाउंट मतलब मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, उसी को अपन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोलते हैं। तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट का बुक वैल्यू नहीं दिया तो असेट को मैंने उसी वैल्यू पे निकाल दिया। अब लीज रिसीवेबल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये देखिए, और हर साल का मुझे पेमेंट मिलेगा। ईयर एंड पे पेमेंट बढ़ जाएगा 11 लाख, क्यों? क्योंकि 8 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा और ईयर एंड में 3 लाख अलग से मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की, तो GIL माइनस NIL, GIL कितना है 43 माइनस NIL कितना है 28-30, तो वो हो जाएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है? समझ में आया? सो गाइस दिस वाज योर फाइनेंस लीज, this was your finance lease books of lesser, books of lesser। इसी के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर वो एनुअल लीज रेंट आपको क्वेश्चन में देगा ही नहीं, पर वो बोलेगा कि एनुअल लीज रेंट जो भी है वो इक्वल एवरी ईयर है, पर आपको देगा नहीं, आपको देगा नहीं, इक्वल एवरी ईयर बोल के छोड़ देगा। अब आपको वो एनुअल लीज रेंट खुद निकालना है लेसर के ही क्वेश्चन में। मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 201। गिव मी अ मिनट, यस, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 201। नाउ क्वेश्चन पढ़िए। अक्सत इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीन ऑन लीज फॉर 36 मंथ्स मतलब 3 इयर्स। यूजफुल लाइफ इज 60 मंथ्स मतलब 5 इयर्स। कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5 लाख। द अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब एनुअल लीज रेंट 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितना बताया नहीं गया। लेसी विल रिटर्न द मशीन टू द लेसर एट द टर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, 3 ईयर के बाद असेट वापस कर दी जाएगी। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज 50, क्योंकि लेसी असेट को रिटर्न कर देगा तो GRV का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। GRV तब आती है जब लेसी वो गारंटी कर रहा है कि तू मुझे असेट बेचना, मैं तेरे को इतना पैसा मिनिमम दूंगा। वो बोल रहा है मैं तेरे को असेट बेचेगा ही नहीं, तू मुझे असेट वापस कर दे, बात खत्म। तो GRV 0 ही होगी। फिर वो बोल रहा है कि जब मुझे असेट लेसी से मिल जाएगी वापस, तो मैं उसको जब मार्केट में सेल करूंगा तो 50 आराम से मुझे मिल जाएगा, अनगारंटीड वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेट 10%। फैक्टर्स 3 ईयर का एन्युटी फैक्टर 2.4868 और 3rd ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.7513। पूरे क्वेश्चन में एनुअल लीज रेंट है ही नहीं। तो जब एनुअल लीज रेंट मिसिंग हो, तो एनुअल लीज रेंट जब मिसिंग हो तो आप उसको एक्स मानोगे। तो यही मैंने समझाया है कि अगर एनुअल लीज रेंट मिसिंग हो तो थिंक एंड कैलकुलेट फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा क्वेश्चन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। लेसर मतलब GIL NIL, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें तुम एनुअल लीज रेंट को एक्स मानोगे, ठीक है। अब GIL NIL की वर्किंग करो तो क्या क्या आता है। GIL में क्या आता है, DP नहीं है। एनुअल लीज रेंट हाँ है, 3 इयर्स में एक्स 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 एक्स, ओके। GRV नहीं है, GRV नहीं है, 0 है। और UGRV जो कि दी हुई है, जो कि दी हुई है 50,000, ठीक है, जो कि दी हुई है 50,000। कहां गया, हाँ यहां पर। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू अगर करेंगे किस रेट पर,
10% पर, तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू अगर करेंगे, इन सबका कहां गया कहां गया कहां गया, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू अगर करेंगे 10% पर, तो क्या आना चाहिए? एनआईएल। और एनआईएल का एक और जुगाड़ू फॉर्मूला क्या था? एनआईएल शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। आईडीसी क्वेश्चन में 0 है, तो अब ये जुगाड़ू फॉर्मूला यहां काम आएगा कि मैं बोल रहा हूं कि यार इन सब का प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, मतलब इट शुड बी एनआईएल। और एनआईएल का एक और जुगाड़ू फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। तो वी ऑलरेडी नो दैट एनआईएल मतलब फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आएगी? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर आएगी। और फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी? 5 लाख। तो अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, ठीक है ना, एक्स एक्स एक्स, थर्ड ईयर में 50,000, ये लीज रेंट, लीज रेंट, लीज रेंट और यूजीआरवी, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अगर ये फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4868 3 इयर्स का है, और लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है 0.7513। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.7513 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.4868, तो ये जो भी आएगा वो क्या आएगा? एनआईएल। और एनआईएल किसके बराबर होता है? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर होता है। तो एनआईएल कितना आ गया? 2.4868x प्लस 37565 इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब 5 लाख। आईडीसी होता तो ऐड कर देता। यहां से तुम्हारी एक्स की वैल्यू निकलेगी जो मैंने ऊपर निकाली है, एक्स की वैल्यू निकलेगी तुम्हारी कितनी कितनी निकली, कितनी निकली? 185,956। तो एनुअल लीज रेंट आ गया 185, ये एनुअल लीज रेंट आ गया 185,956। सर हम इस क्वेश्चन में क्या एनुअल लीज रेंट निकालने आए? नहीं, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बताइए ये किस टाइप की लीज है, ये फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है? सर क्वेश्चन तो फाइनेंस के हिसाब से कर रहे थे। हाँ, फिलहाल हम ये अज्यूम करके कर रहे थे कि फाइनेंस लीज अगर होगी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीआईएल एनआईएल के हिसाब से क्या होगा, तो हमने उस बेसिस पर एनुअल लीज रेंट निकाल लिया। अब हमें देखना है कि लीज फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। तो फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में चेक कैसे करोगे? आ जाओ इंडिकेटर्स पे। ओनरशिप ऑफ द असेट विल बी ट्रांसफर टू द लेसी, नहीं। इस क्वेश्चन में अगर देखो तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, 3 इयर्स के बाद हम असेट वापस कर देंगे। परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज टर्म, नहीं। मेजर इकोनॉमिक लाइफ एटलीस्ट 75%, तो देखें 3 इयर्स आउट ऑफ 36 मंथ्स आउट ऑफ 60 मंथ्स, तो 36 डिवाइड बाय 60, ऑलमोस्ट 60% हो रहा है, जबकि 75% नहीं। फिर स्पेशलाइज असेट, स्पेसिफिकेशन, कस्टमाइज असेट, नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट, टोटल लीज पेमेंट मैंने निकाल लिया 185,956, तो व्हेन द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 185,956 3 टाइम्स एट, कौन सा डिस्काउंटिंग रेट है? 10%, शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब फेयर वैल्यू के बराबर। शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू के बराबर। तो आप इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 3 टाइम्स 10% पर, क्या वो 5 लाख के बराबर आ रहा है? 185,956 डिवाइड बाय 1.1823 जीटी, ये आ रहा है 462,445, और ये 5 लाख। सर बराबर नहीं आ रहा है। बेटा बराबर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पर मिनिमम कितना कवर होना चाहिए? 90% अप्रोक्स या उससे ज्यादा कवर हो रहा है तो भी माना जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है। चेक करते हैं।
सर ये कवर हो रहा है 92.48% ऑलमोस्ट, तो ये फाइनेंस लीज है। तो इस क्वेश्चन में यही हमें बताना है कि ये क्योंकि 98% कवर हो रहा है, 92% कवर हो रहा है, तो ये फाइनेंस लीज रहेगा। अगर ये फाइनेंस लीज है तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालिए। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला जीआईएल माइनस एनआईएल। जीआईएल मतलब बिना प्रेजेंट वैल्यू के सारे पेमेंट्स का टोटल, सारे पेमेंट्स का टोटल मतलब एक्स 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 मतलब 185 185 185 प्लस 50 तो बन जाएगा जीआईएल, माइनस एनआईएल, एनआईएल मतलब 5 लाख, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकल जाएगा। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनवरी 25 एग्जाम में भी आया है, ठीक है। तो ये ऐसा था, फाइनेंस लीज लेसर लेसी हो गया खत्म, फाइनेंस लीज लेसर लेसी हो गया खत्म। अब क्या बचा? ऑपरेटिंग लीज बचा, सेल एंड लीज बैक बचा, और ये छोटा मोटा पॉइंट बचा, ठीक है। हो जाएगा ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स, ज्यादा नहीं। ट्वेंटी 25 मिनट्स बेटा, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो गिव मी 2 मिनट्स। हाँ जी, तो सुनिए, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब अदर देन फाइनेंस लीज, ज्यादा इतने टेंशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं है। अब अदर देन फाइनेंस लीज मतलब लेसर कोई सेलर नहीं है, असेट लेसर के पास ही रहेगी, भले पोजीशन नहीं है, पोजीशन लेसी के पास है। लेसी कोई बायर नहीं है, कोई डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेगा, यहां कोई प्रेजेंट वैल्यूज नहीं होंगी, कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेसर लेसी शेल रिकॉर्ड द लीज रेंट, बस लेसर को रेंट मिलेगा, लेसी रेंट पे करेगा। तो अपनी अपनी बुक्स में ये रेंट को लेसर इनकम लेसी एक्सपेंस किस बेसिस पे दिखाएंगे? जब तक उनके पास कोई और बेहतर तरीका नहीं है तब तक वो एसएलएम बेसिस पे दिखाएंगे। अगर उनके पास और कोई बेसिस है जो बेहतर है तो बढ़िया है, नहीं तो वो एसएलएम बेसिस पे दिखाएंगे। लेसर क्या करेगा? एवरी ईयर उसको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी उसको एक्चुअल मिलेगा, टू लीज रेंट इनकम एसएलएम बेसिस पे। इस अगर एंट्री में कोई डिफरेंस आएगा तो उसको कर देंगे डेफर्ड रेंट अकाउंट, डेफर्ड रेंट अकाउंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो 3 इयर्स लीज है, ऑपरेटिंग है, हेलो, हाँ ऑपरेटिंग है, और फर्स्ट ईयर का 40,000, सेकेंड ईयर का 65,000, थर्ड ईयर का 82,000। 40 65 82, ये हो जाएगा 187 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 62,333, 62,333। तो एवरी ईयर हम इतना बुक करेंगे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40 टू इनकम 62,333, तो डिफरेंस चला जाएगा डेफर्ड रेंट में। ये एक टेम्पररी अकाउंट है, ओवरऑल 3 इयर्स में जब ये एंट्री होगी तो ये अकाउंट अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे ही लेसी क्या करेगा? एक्सपेंस बुक करेगा, तो एक्सपेंस बुक करेगा इस अमाउंट पे, टू बैंक पे करेगा पहले साल इतना, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, पर एक्सपेंस एवरी ईयर बुक करेगा 62,333 पे, डिफरेंस चला जाएगा डेफर्ड रेंट अकाउंट में, ठीक है। ऐसा ये है आपका ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का एक ही बेहतर क्वेश्चन मुझे अभी तक मिला है, एक ही बेहतर क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है,
वो मुझे मिला है, वो मैं आपको बताऊं, वो मैं बताऊं, वो है ये क्वेश्चन। क्यूआर लगा हुआ है, आप करके देख लेना, मैं आपके साथ 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पक्का पक्का अच्छे से करके देखना। इस असेट, इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये है कि 3 इयर्स का ऑपरेटिंग लीज है, जिसके लिए मशीन जो है फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंट, एनुअल लीज रेंट भी इक्वल रहेगा पर एनम, ठीक है ना। रेंटल टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। सोचो अगर मैं ये आईफोन लेके आया और ये आईफोन में लेके मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको लीज पर दूं, तो मैं बोलूंगा कि यार मैंने जितने में लिया है, मान लो 1 लाख रुपीज में लिया है, तो मैं 1 लाख के 1 लाख पे थोड़ी लीज पे दूंगा, मैं बोलूंगा यार इसके ऊपर मैं 30% का मार्जिन कमाऊंगा, मतलब 1,30,000। और अगर मैं किसी को भी रेंट पे दूंगा तो मार्जिन ऐड करके फिर मैं रेंट बनाऊंगा ताकि कुछ कमाने को मिले। तो उसी तरीके से वो बोल रहा है कि हमने एक असेट खरीदी 150 की, उसमें मार्जिन ऐड करेंगे और फिर रेंट पे देंगे। अब ये असेट का मान लो आईफोन का कितना मार्केट, चलो मान लो 3 इयर्स, आईफोन की लाइफ 3 इयर्स, कितने की एसेट खरीदी 1 लाख, 1 लाख प्लस 30% मार्जिन कितना हुआ 130। पर जो ये 130 है, तुम्हें नहीं लगता ये तो 3 इयर्स के लिए है, टोटल लाइफ के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं तो सिर्फ 2 साल के लिए लीज पर दूंगा, तो भी क्या मुझे 130 चार्ज करना चाहिए? नहीं, 130 ओवरऑल मार्जिन मिलाकर है, जिससे उसकी लाइफ चलो 3 ईयर भी नहीं, चलो लाइफ है 5 इयर्स, और मैं लीज पर दे रहा हूं सपोज 3 इयर्स के लिए। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई 130 तो ओवरऑल वैल्यू मुझे रिकवर होनी चाहिए अगर मैं किसी को 5 इयर्स की लीज पर देता हूं, पर मैं तो 3 इयर्स की लीज पर दे रहा हूं, तो क्या मुझे पूरा 130 रिकवर करना चाहिए? नहीं, तो मुझे 130 को डिवाइड करना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ इयर्स के प्रोपोर्शन में, पर उससे बेहतर तरीका दिया हुआ है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर, आउटपुट फ्रॉम द मशीन, फर्स्ट ईयर में मुझे 40,000 का आउटपुट मिलेगा, सेकेंड ईयर में 50 का, थर्ड ईयर में 60 का, फोर्थ ईयर में 80 का, फिफ्थ ईयर में 70 का। मैंने बोला बेस्ट है, मैं इस पूरी असेट का जो रिकवरी मुझे 130 की होनी है, उसमें 5 इयर्स के मुझे 2 हिस्से करने हैं, 3 इयर्स जो लीज टर्म है और 2 इयर्स जो लीज टर्म नहीं है। तो 3 इयर्स के जो बेनिफिट है मुझे मिल रहे हैं और 2 इयर्स के जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में मैं इसका हिस्सा कर देता हूं, तो मैं 130 को अपोर्शन करूंगा इतने यूनिट्स में। तो स्टार्टिंग में यूनिट कितने हैं? 40, 50, 60 मतलब 150, और बाद के यूनिट कितने हैं? 80 और 70 मतलब 150। तो मैंने 130 के 2 हिस्से कर दिए, 150 150, ठीक है। कितना था यहां पर? 150 प्लस 30% मार्जिन, तो अभी इसको 150 प्लस 30% मार्जिन मतलब 195 हो गया। 195 को मैंने 3 इयर्स का लीज टर्म और 2 इयर्स का जो लीज टर्म नहीं है उसमें अपोर्शन करने के लिए 3:2 नहीं किया, यूनिट्स के प्रोपोर्शन में किया। फर्स्ट 3 इयर्स में मुझे इतना यूनिट्स मिलेगा और नेक्स्ट 2 इयर्स में इतना यूनिट्स मिलेगा, उसके प्रोपोर्शन में मैंने इसका आधा आधा कर दिया, 95 95। मतलब मुझे अगर 3 इयर्स के लिए लीज पर देना है तो 95 का रेंट मुझे ओवरऑल रिकवर करना है, 95 का रेंट मुझे रिकवर करना है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, वॉट ठीक है। अब 95 है, इक्वल है, तो बस डिवाइड बाय 3 कर दो, तो इक्वल लीज रेंट आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से हो जाएगा। आइए अपन इसका सॉल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो 95 हो गया, क्या हुआ 95 कहाँ दिया, ये सॉरी, ये 195 हो गया। 195 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये 97,500 हो गया, 97,500 डिवाइड बाय 3, तो हर साल का एनुअल लीज रेंट आ गया 32,500। मैंने शायद ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, मैंने 95 कर दिया, सॉरी 95 नहीं 97,500, 32,500 एनुअल लीज रेंट आ गया, ठीक है। दैट्स इट, ये मेरा एनुअल लीज रेंट आ गया। अब मैं इनकम कैसे बुक करूंगा? तो 32,500 इंटू 3 मतलब 97,500। इनकम बुक करने का सबसे बेस्ट तरीका या तो एसएलएम या तो इन प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स।
तो मैं इसको इन प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट 3 इयर्स में 40, 50, 60 बेटर तरीका है। तो मैं 97,500 को यूनिट्स के प्रोपोर्शन में डालूंगा, तो एवरी ईयर आई हैव टू बुक द इनकम एज दिस, और डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा अपनी बुक्स में यूनिट्स के प्रोपोर्शन में। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो और कुछ नहीं है बच्चों। इसके अलावा और क्या है? हाँ, अब बचा है सेल एंड लीज बैक, वो बताता हूं। और क्या है? देखो, दो छोटी छोटी चीजें हैं, वो सुन लो। एक तो डिस्काउंटिंग रेट, जैसा मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज होता है। हो सकता है तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अचानक से सरप्राइजिंगली कि वो बोले कि डिस्काउंटिंग रेट निकाल के दो, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज निकाल के दो। उसके लिए वो तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन देगा, वो तुम्हें फेयर वैल्यू देगा, एनुअल लीज रेंट देगा, लीज टर्म देगा, जीआरवी यूजीआरवी सब दे देगा। अब बोलेगा एनुअल लीज रेंट निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो याद है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल शुड बी इक्वल टू एनआईएल, और एनआईएल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। बस आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रेजेंट, यहां पर भी आप लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकालोगे, और वो वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल शुड बी इक्वल टू एनआईएल, पर एनआईएल शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो बस, तो देखो जीआईएल में क्या क्या आएगा? रेंट 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 रेंट, जीआरवी एंड में, यूजीआरवी एंड में, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करो। सर किस रेट पे करूं? मुझे तो रेट पता ही नहीं है। तो रेट ट्रायल एंड एरर, दो रेट अज्यूम करो, उस रेट पर इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इस पर और इस पर, एंड इन सबका प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 20 लाख के बराबर आना चाहिए। 10% पे आ रहा है क्या? नहीं। 8% पे आ रहा है क्या? ऑलमोस्ट आ रहा है। तो जब मैं इसको इंटरपोलेशन टेक्निक से करूंगा सॉल्व, तो मेरा रेट आ जाएगा 8.016। तो कुल मिला के जब अगर डिस्काउंटिंग रेट ना दिया जाए और निकालना हो, तो दो रेट अज्यूम करके, वो एफएम में जो आपको पढ़ाया गया, एफएम में नहीं पढ़ाया गया, तो दो रेट अज्यूम करके दोनों रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालो। पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख के बराबर आनी चाहिए, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल शुड बी इक्वल टू एनआईएल एंड एनआईएल शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो इसीलिए इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, फिर इंटरपोलेशन करके आपका डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा। दिस इज द वे। इसके अलावा एक और चीज है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कम है, या यूं कहे कि आज तक तो नहीं आई और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। एक्चुअली लेसर भी फाइनेंस लीज के अंदर दो टाइप के होते हैं। लेसर भी फाइनेंस लीज के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन डीलर, एक होता है डीलर। नॉन डीलर मतलब जिसका काम रेगुलरली असेट को लीज पर देने का नहीं है, और डीलर मतलब जो लीजिंग का बिजनेस कर रहा है, जो लीजिंग एक्टिविटी कर रहा है रेगुलरली। तो नॉन डीलर की अकाउंटिंग में आपको ऊपर बता चुका हूं, वो डीम्ड सेलर वगैरह। अगर कोई डीलर लेसर है, मतलब जो रेगुलरली असेट को लीजिंग पर देता रहता है, बिजनेस ही उसका मल्टीपल लेसीज हैं, उसके मल्टीपल कस्टमर्स एज अ लेसी हैं, तो वो अगर डीलर है तो वो क्या करेगा? तो बस थोड़ी सी उसकी एंट्री में बदलाव होगा। लीज रिसीवेबल वो पहले भी कर रहा था, वो अभी भी करेगा एनआईएल पे। पर क्योंकि वो डीलर है, तो याद रखो कि जो डीलर है उसने पक्की पक्की असेट जब खरीदी होगी, तो उसने इन्वेंट्री बनाई होगी। ये देखो, जब उसने असेट खरीदी होगी तो उसने इन्वेंट्री बनाई होगी। तो आज जब वो असेट को लीज पर दे रहा है, फाइनेंस लीज पर दे रहा है, तो उसकी इन्वेंट्री जा रही है। तो एक तो वो टू इन्वेंट्री करेगा, क्योंकि इन्वेंट्री को रिवर्स करेगा, और सेल बुक करेगा। और सेल बुक करेगा तो सेल के अगेंस्ट मैचिंग प्रिंसिपल में वो सीओजीएस बुक करेगा। तो आपको इसको एंट्री को कैसे याद रखना है? फाइनेंस लीज में सबसे पहले हम लीज रिसीवेबल डेबिट करते हैं, वो तो जैसा होगा वैसा होगा। टू असेट के बजाय टू इन्वेंट्री, क्योंकि एज अ डीलर मेरे लिए वो गुड्स है, ठीक है, इन्वेंट्री। अब वो इन्वेंट्री जब गई तो इन्वेंट्री सेल हुई, तो मुझे सेल की एंट्री पास करनी है। जब मैं सेल की एंट्री पास करूंगा, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब हम सेल बुक करते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में सीओजीएस बुक करते हैं। तो इसीलिए सीओजीएस डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास होगी। लीज रिसीवेबल किस पे? एनआईएल, जैसे निकालना सीखा। इन्वेंट्री किस पे? बुक वैल्यू, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू होगी। सेल किस पे? सेल विल बी लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो आपने लेसी के अंदर फाइनेंस लीज में किया था। तो आप सेल उस पर बुक करोगे, और सीओजीएस आपका अपने आप बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। अब ये चीज नहीं पूछी जाती है ज्यादातर, बट अगर आपको इंटरेस्ट है इस पे ऊपर क्वेश्चन करने का, तो मेरी टर्म बुक में मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल डाला हुआ है।
वो आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 डीलर लेसर का एग्जाम्पल डाला हुआ है, वो कर लेना, ज्यादा इतना टेंशन मत लेना। वापस से समझा रहा हूं, सेल बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। सेल बुक कर रहे हो तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड आपको सीओजीएस बुक करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर पे। इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, इन्वेंट्री का जो भी बुक वैल्यू होगा, दैट्स इट। तो इस पूरी एंट्री को दो फॉर्म में देखो, एक तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, टू असेट की जगह टू इन्वेंट्री, और दूसरा सेल हो रहा है तो सीओजीएस टू सेल, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बचा सर? अब बचा सेल एंड लीज बैक। अब बचा सेल एंड लीज बैक। तो बच्चों सेल एंड लीज बैक, जस्ट अ मिनट, ये रहा सेल एंड लीज बैक तुम्हारा, आ जाओ। अब मैं तुम्हें सेल एंड लीज बैक भी करवा देता हूं, इसमें ही मैंने डाला रखा है। सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक मतलब, सेल एंड लीज बैक का मतलब ए बी, चलो छोड़ो, विशाल सर और जय चावला। विशाल सर ने अपनी कार सेल कर दी जय चावला को, तो विशाल सर कौन बन गए? सेलर। और जय चावला कौन बन गया? बायर। और यही कार जय चावला ने विशाल सर को लीज पर वापस दे दी, लीज बैक। तो विशाल सर कौन बन गए? लेसी। जय चावला कौन बन गया? लेसर। इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। तो बताओ यहां सेलर कौन है? सेलर है विशाल सर। तो यहां पर गेन लॉस किसको होगा? विशाल सर को, गेन और लॉस ऑन सेल। तो सेल एंड लीज बैक में हमें ट्रीटमेंट समझना है गेन लॉस ऑन सेल। ये ट्रीटमेंट किसको हो रहा है? ये ट्रीटमेंट हो रहा है फॉर सेलर लेसी। ये सेलर लेसी को ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सेलर को ट्रीटमेंट हो रहा है, लेसी को ट्रीटमेंट हो रहा है, लेसी करेगा ये। ठीक है, क्योंकि पहले उसने बेचा फिर वही एसेट उसने वापस खरीद लिया, तो वो गेन लॉस का ट्रीटमेंट समझेगा। अब गेन लॉस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि विशाल सर ने जय चावला से एसेट जो लीज पर ली है वो फाइनेंस लीज पर ली है कि वो ऑपरेटिंग लीज पर ली है। आई क्या मेरी बात समझ में? वो फाइनेंस लीज पर ली गई है या फिर वो ऑपरेटिंग लीज पर ली गई है। ठीक है, तो अगर असेट फाइनेंस लीज पर ली गई है, अगर असेट फाइनेंस लीज पर ली गई है, तो सोचो विशाल सर इस कार के ओनर थे, उन्होंने कार सेल कर दी, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। फिर यही असेट जय चावला ने विशाल सर को वापस कर दी फाइनेंस लीज में, मतलब विशाल सर ने वही रिस्क एंड रिवॉर्ड वापस ले लिए। तो विशाल सर ने पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए, वही रिस्क एंड रिवॉर्ड विशाल सर ने वापस ले लिए। तो एक तरीके से माना जाएगा कि विशाल सर ने सेल किया ही नहीं है, विशाल सर ने सेल किया ही नहीं है। तो इसीलिए विशाल सर इस गेन और लॉस को पी&एल में डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इस गेन और लॉस को विशाल सर डेफर एंड अमोटाइज करेंगे। गेन लॉस शुड बी डेफर्ड एंड अमोटाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। मैं जो भी गेन और लॉस हुआ है एज अ लेसी, मैं उस गेन और लॉस को थोड़ा थोड़ा करके इनकम बुक करूंगा पी&एल में। किस प्रोपोर्शन में? देखो असेट पहले भी विशाल सर के पास थी, फाइनेंस लीज में आने के बाद भी असेट विशाल सर के पास है, डेप्रिसिएशन भी विशाल सर ही लगाएंगे, तो वो गेन और लॉस को डेफर एंड अमोटाइज करेंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो विशाल सर ने सबसे पहले असेट बेची, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, 50 लाख में बेची, 40 लाख की असेट, तो उनको फायदा हुआ 10 लाख का। फिर उन्होंने वही असेट वापस ले ली, वही असेट उन्होंने वापस ले ली, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो जो उनको ये गेन हुआ है वो उस गेन को पी&एल में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। किस प्रोपोर्शन में? असेट की लाइफ मान लो 10 ईयर्स है और डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में लगता है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, मतलब एवरी ईयर हम इनकम बुक करेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और साथ साथ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आया समझ में? इसका एक नया क्वेश्चन मार्केट में आया है, आरटीपी
आरटीपी सितंबर 25 में इसका क्वेश्चन आया है और इसका क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट ने सही भी नहीं दिया है, तो सुनिए। 1 अप्रैल 24 को मानसी ने प्लांट सेल किया, तो ये हो गई सेल वैल्यू। और कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट ऑन द डेट वाज 180। चलो नहीं, इसका आंसर सही है, सॉरी, मैं वो कोई दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी। तो मानसी की बुक्स में असेट दिख रही थी 180 की, उसने वो सेल कर दी 850 टू 800 की। तो मानसी एंट्री क्या करेगी? मानसी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 850 टू 800 टू असेट 180 और टू डेफर्ड गेन 670 to 800 deferred gain. The sale was part of the package under which Akash Limited leased the asset to Mansi for 8 years. असेट की इकोनॉमिक लाइफ 8 इयर्स। ध्यान से देखिए, असेट की लाइफ 8 इयर्स और उसने आकाश ने मानसी को ये लीज पर दे दी 8 इयर्स के लिए, तो ये फाइनेंस लीज बैक हो गया। तो लीज टर्म कितना है? 8 इयर्स। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 8 इयर्स। तो इसका मतलब ये फाइनेंस लीज हो गया। और डेफर्ड गेन को हम कैसे बुक करेंगे? ओवर द लाइफ ऑफ द असेट इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। द मिनिमम लीज रेंट, अच्छा ये तो सेल की एंट्री हुई। मानसी जब लीज बैक पे असेट वापस लेगी तो कितने पे लेगी? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। असेट वापस कितने पे लेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। इतना सब कुछ दिया नहीं है, पर जो सेल है उसी को फेयर वैल्यू मान लो। तो असेट को वापस से हम रिकॉर्ड करेंगे 850 टू 800 पे। तो यही मानसी लिमिटेड जब सेलर थी तो उसने असेट सेल कर दी। अब यही मानसी लिमिटेड फाइनेंस लीज में लीज लेसी होके ये असेट को रिकॉर्ड करेगी 852। तो इस असेट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी 8 इयर्स में। ठीक है, वैसे तो एनुअल लीज रेंट दिए हुए हैं, पर उसका प्रेजेंट वैल्यू के लिए शायद डिस्काउंटिंग भी दिया हुआ है भाई। अरे वाह, दिया हुआ है। तो एक बार करो तो 160 10%, 160 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीटी 853,588। प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 853,588 विच इज इवन मोर। तो हमने 852,800 सही रिकॉर्ड किया है। प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 853,590 और फेयर वैल्यू है 852,800। तो हमने विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे। ठीक है, और दैट्स इट। डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगेगा बताया नहीं है, तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम बेसिस पे। तो बताइए, वो बोल रहा है कि नेट इफेक्ट बताइए मानसी लिमिटेड की पीएनएल में कितना नेट इफेक्ट जाएगा। तो मानसी लिमिटेड के पीएनएल में एक तो डेप्रिसिएशन लगेगा और एक जो ये डेफर्ड गेन है ये भी एसएलएम में डेफर होगा। तो पीएनएल में क्या जाएगा? तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन लगेगा 850 टू 800 डिवाइडेड बाय 8, 106,600 ये डेप लगेगा। और डेफर्ड गेन 670 टू 800 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 84,100 ये गेन बुक होगा। तो नेट इफेक्ट कितना जाएगा? 106,600। तो 222,500 का नेट डेबिट इफेक्ट जाएगा पीएनएल में एवरी ईयर मानसी लिमिटेड के। 19 नंबर क्वेश्चन आइए दिखाता हूं। ये देखो 22,500 नेट इफेक्ट जाएगा पीएनएल में। गाइस दिस वाज द केस। बोलो, आया समझ में? क्लियर? ये था सेल एंड फाइनेंस लीज बैक। अगर सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक होगा, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक होगा तो क्या होगा? सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। ठीक है, देखो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं। लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। वी हैव द बैकअप। कल क्या हुआ था? कल 2 बजे दिन में लाइट चली गई थी और 6 बजे
तक मेरे पास बैकअप था। लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई। अभी जैसे देखो तुम्हारे सामने लाइट गई, तो आई हैव द बैकअप एंड आई हैव द जुगाड़, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो लाइट पहले से ही नहीं है और बैकअप नहीं है, तो फिर मैं क्या है, क्लास नहीं ले पाता, फिर मुझे पोस्टपोन करना पड़ता है। चलो, यस। तो ऑपरेटिंग लीज बैक, अगर ऑपरेटिंग लीज बैक हुआ मतलब सेल करके विशाल सर ने मुझसे कार वापस ले ली, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं ली। कार की लाइफ थी 10 इयर्स, पर लीज पे लिया है सिर्फ 3 इयर्स के लिए। तो ऐसे केस में विशाल सर गेन और लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो गेन और लॉस का ट्रीटमेंट समझने के लिए आपको पहले 3 टर्म समझनी पड़ेंगी। एक होता है कैरिंग अमाउंट, जिसको बुक वैल्यू बोलते हो। एक होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जितने वैल्यू पर विशाल सर ने असेट बेची है। और एक होता है फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही थी। ये भी तो हो सकता है कि यार विशाल सर ने ये असेट सेल की है 10 लाख रुपीज की, जबकि मार्केट में इसकी वैल्यू है 12 लाख रुपीज। वो तो क्या है, जय चावला को वो पहचानते, तो उन्होंने सस्ते में सेल कर दी, इसीलिए। तो हो सकता है सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में फर्क हो। तो सेलिंग प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो ये 3 टर्म्स, मतलब जस्ट इमेजिन बुक वैल्यू 1000 है एसेट की, बेचा है 1500 में, और मार्केट वैल्यू है 1200, मतलब ज्यादा में बेचा है। तो अब यहां पर आपको 3 रूल लगाने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको 3 रूल लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 1, इंपेयरमेंट। ये रूल हमेशा नहीं लगेगा, ये रूल तभी लगेगा, इंपेयरमेंट याद है आपको, AS28। ये रूल तभी लगेगा जब, इंपेयरमेंट का फॉर्मूला क्या था याद करो, कारा, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। बस यहां पर रिकवरेबल अमाउंट की जगह फेयर वैल्यू। ये रूल तभी लगेगा जब बुक वैल्यू ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है। अप्लाई रूल 1 ओनली व्हेन द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन फेयर वैल्यू। ये रूल 1 तभी अप्लाई होगा, ये रूल 1 तभी अप्लाई होगा। तो मान लो आपका कैरिंग अमाउंट था 1000 और फेयर वैल्यू था 900, तो आप क्या करोगे, आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे 100 का, और वो P&L में डाल दोगे। और फिर आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आप उसको करके 900 पे लेके आओगे, ऐसा। तो रूल 1 है इंपेयरमेंट, ये रूल तभी लगेगा जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है फेयर वैल्यू से, बार बार ऐसा नहीं होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। रूल नंबर 2 लॉस ऑन सेल, रूल नंबर 3 गेन ऑन सेल। लॉस ऑन सेल, लॉस कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो। गेन भी कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो। तो सुनिए, कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को आपने कंपेयर किया। मान लो आपने असेट सेल किया 750 में और आपका कैरिंग अमाउंट मान लो है 900, मान लो। तो जो लॉस हुआ, आप लॉस को इमीडिएटली P&L में रिकॉग्नाइज कर दोगे, ठीक है। गेन ऑन सेल का क्या होगा, अगेन आप कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे, कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर गेन फेयर वैल्यू तक है, अप टू फेयर वैल्यू है, अप टू फेयर वैल्यू, तो वो पूरा का पूरा P&L में जाएगा। फेयर वैल्यू से ऊपर का गेन है तो वो डेफर एंड अमोर्टाइज हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। यहां चलो, इसमें मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो कैरिंग अमाउंट है 1000, सेलिंग प्राइस है 1500, फेयर वैल्यू है 1200। पहले तो बताओ गेन कितना आया, 500। क्या ये गेन अप टू फेयर वैल्यू है? नहीं। अगर मैं ये असेट फेयर वैल्यू पे बेचता तो गेन मुझे सिर्फ 200 का होता। तो मैं गेन के 2 हिस्से करूंगा, गेन अप टू फेयर वैल्यू मतलब 200, वो जाएगा P&L में, और बाकी का 300 गेन डेफर एंड अमोर्टाइज, यही लिखा है यहां पर, ठीक है। क्लियर? एक और एग्जांपल, कैरिंग अमाउंट 1000,
फेयर वैल्यू 900, सेलिंग प्राइस 1100। आप सोचो, क्या यहां पर रूल 1 लग रहा है? हां लग रहा है। रूल 1 तभी लगेगा जब फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। तो सबसे पहले रूल 1 के हिसाब से आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे 100 का, और आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 900। अब आप सेलिंग प्राइस से ये आपका P&L में चला गया, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो 1100, तो आपका 200 का गेन हो गया। 200 का गेन इन एनी वे 900 के ऊपर ही है, कैरिंग अमाउंट भी 900 है, फेयर वैल्यू भी 900 है, तो ये पूरा गेन ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू ही है, क्योंकि फेयर वैल्यू खुद 900 है, जो कि कैरिंग अमाउंट भी रिवाइज हो चुकी है 900। तो ये पूरा गेन क्या होगा? डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड। अगर यहां 800 होता सेलिंग प्राइस, तो लॉस होता 100 का, लॉस तो P&L में जाता। ठीक है सर, ये कैसे आया गेन? 900 कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो गई और बेचा आपने 1100 में, क्योंकि आपने 900 रिवाइज इसलिए कर दी क्योंकि पहले कैरिंग अमाउंट 1000 थी, आपने उसको इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया बिकॉज फेयर वैल्यू मार्केट में वैसे ही कम है। तो आपने गेन बुक किया 200 का, और आपने देखा कि भाई फेयर वैल्यू भी 900 है और रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी 900 है, तो अगर यही एसेट में मार्केट में बेचता 900 की, तो मुझे तो प्रॉफिट जीरो ही होता। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू हुआ है, तो पूरा का पूरा डेफर एंड अमोर्टाइज होगा। सो दिस वाज द केस। सो गाइस, इसी तरह से हो गया आपका सेल एंड लीज बैक भी खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यूआर भी डाला हुआ है, आप जरूर करना। आपको पता है ना, जो जो इंपॉर्टेंट, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट अगर आप मान लो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, तो मैंने अपने फ्री रिसोर्स फोल्डर में ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है। जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए और मई 26 अटेम्प्ट के लिए आप ये मस्ट डू क्वेश्चन करिए। हाँ, अलग से 20 से 30 क्वेश्चन, 25 या 30 क्वेश्चन, मैक्स 30 क्वेश्चन मैं और इंट्रोड्यूस करूंगा और वो उसमें डाल दूंगा फ्री रिसोर्स में, कुछ दिन उसमें मुझे लगेंगे। सो गाइस, कर दें स्वाहा। ये हो गया हमारा AS19 स्वाहा। ठीक है, तो AS19 बेटा स्वाहा हो गया, पूरी तरीके से मेरी तरफ से हो गया। बच्चों, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टुमारो वी आर स्टार्टिंग अमेलगमेशन। अब यहां पर मैंने ये सोचा है कि मैं अमेलगमेशन आपको, मैंने 2 दिन का टारगेट रखा है कि मैं आपको अमेलगमेशन 2 लेक्चर्स में करवाऊं, पर मेरी ये भी इच्छा है कि कल मैं थोड़ा सा लंबा खींच के, मैं एट ए स्ट्रेच लंबा खींच के इसको एक ही लेक्चर में खत्म कर दूं। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है, आई राइट नाउ आई डोंट नो। पर ये भी पॉइंट है कि अगर तुम मेरे YouTube पे जाओगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर चाहिए अमेलगमेशन का, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बेसिकली क्या है। शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो वो तुम्हें YouTube पे कैसे मिलेगा? ये देखो, ये मेरा चैनल है, इसके अंदर जाना, तुम प्लेलिस्ट में जाना। जब तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो आरआर का प्लेलिस्ट तो है, पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा तुम्हें मैराथन का। मैराथन के प्लेलिस्ट में तुम्हें अमेलगमेशन मिलेगा ये, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 3.34, मतलब 3.5 घंटे का। इसमें शायद मैंने एक मास्टर क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 3 आवर्स या 3.34 आवर्स का सेशन है, और इसके नीचे तो नहीं हो सकता अगर ढंग से करना है, तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मैं कल का सेशन आपके साथ लूं ऑलमोस्ट 1.52 आवर्स का, और एक और सेशन लूं ऑलमोस्ट 1.52 आवर्स का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करूं। ठीक है ना? तो आप मुझे रिकमेंड करना कि आप अमेलगमेशन में मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं टेलीग्राम पे भी एक पोस्ट डाल दूंगा, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि अमेलगमेशन में, क्योंकि ये 3.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है ना, और इसमें क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, पर एक कंप्लीट मास्टर क्वेश्चन मैंने इसमें करवाया है, 1 या 2।
तो आपको अगर मेरे साथ रिवाइज करना है तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? करवाऊंगा तो मैं अपने समरी नोट से ही, तो आप मुझे ये चीज जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, डन। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर आपने 151 क्वेश्चन देने से पहले 183 क्वेश्चन दिए थे। बेटा वो बात पुरानी हो गई, वो दो अटेम्प्ट पहले दिए थे बेटा, समझने की कोशिश करो। कितना चाटोगे उसको? जब नए क्वेश्चन निकाल के रहो तो नए करो ना यार, कितना चाटोगे उसको? मतलब वो पुराना हो गया यार, बहुत ज्यादा पुराना हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है उस 151 और 183 में हो सकता है शायद 60% क्वेश्चन मैच भी हो रहे हो, 70% मैच हो रहे हो, पर जब मैं वापस से नया लिस्ट निकाल के दिया है, फ्री में दिया है, पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूं, तो क्यों पूछ रहे हो 183 क्वेश्चन का? करो ना 151। तो मतलब क्यों चाटना उन क्वेश्चंस को यार? आप नया करो ना, इसमें ऑफकोर्स कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डू दिस, ठीक है? तो बस आपको एक ही चीज बतानी है कि अमेलगमेशन में आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। आपको क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करवाना है या क्वेश्चन पे आप खुद फोकस करोगे? कॉन्सेप्ट रैपिड रिवीजन में कॉन्सेप्ट डिस्कशन तो होगा ही सही, पर क्या क्वेश्चन पे आपका फोकस करवाना है? तो मैं उस हिसाब से आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है? चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, और मिलते हैं अगली क्लास में। एडवांस अकाउंट्स की जय बोलना मत भूलिएगा, फीडबैक में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लेक्चर को अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नालायक को क्या किया है, कर लो। है भगवान, देख रहे हो इनको, करते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नंबर मत काटना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छे बच्चे अभी करेंगे करेंगे करेंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान बोल रहे हैं नंबर काटूंगा, तो कर लो कर लो कर लो। चलो, जो लाइक करेगा उनके नंबर नहीं कटेंगे, उनके फालतू नंबर नहीं कटेंगे। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।